नमस्कार, मी सौरभ नाईक. आपण पाहताय एनडीटीव्ही मराठी. नाशिकमध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी कुंभमेळ्याच्या तयारीचा आढावा घेतला. एकीकडे नाशिकमध्ये महायुतीत पालकमंत्रीपदावर वाद असताना दुसरीकडे येऊ घातलेल्या कुंभमेळ्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी नाशिकची सगळी सूत्र हाती घेतलेली दिसत आहेत. त्यामुळे यावेळी त्यांची सविस्तर मुलाखत घेण्यात आली. त्यात त्यांनी अनेक महत्त्वाचे खुलासे केले आहेत. बघूया देवेंद्र फडणवीसांची एक्सक्लुझिव्ह मुलाखत. देवेंद्र फडणवीस जी, सबसे पहले आपको नमस्ते. थैंक यू. एंड हर्ष टू यू एंड टू योर टीम, तरंग टू यू, हर्ष एंड एवरीबॉडी एल्स, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. मेरा एक प्रश्न है जो देवेंद्र जी के साथ मेरा एक सिलसिला है, वहीं से शुरू करते हैं. सर, कुर्सी कंफर्टेबल है? बिल्कुल कंफर्टेबल है और मैं वापस वही जवाब दूंगा, जो कुर्सी मिलती है उसको कंफर्टेबल बना लीजिए. है कि पिछली बार जब हम मिले थे तो आप एक कुर्सी पर बैठे थे. अब जब हम मिले हैं तो आप दूसरी कुर्सी पर बैठे हैं. दोनों में से कौन सा कंफर्टेबल है? उस समय वो कंफर्टेबल थे, अभी ये कंफर्टेबल है. बात नासिक की है सर, तो सीधा हेडलाइन पे ही चलते हैं कि आज कुछ अखबारों ने ये पूछा है कि कुंभ का प्लानिंग एग्जीक्यूशन मोड में है कि कुंभ का एग्जीक्यूशन प्लानिंग मोड में है. तो वहीं से शुरू करते हैं. देखिए, कुंभ मेला 2027 में नासिक में आएगा और जिस प्रकार से प्रयागराज में कुंभ का आयोजन हुआ, उससे एक नया बार कुंभ मेले के लिए सेट हुआ है. और सबसे महत्व की बात है कि हम लोग एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान देख रहे हैं, कल्चरल रिसर्जेंस देख रहे हैं, जिसके कारण लोगों का अपने रूट्स के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी आस्थाओं के प्रति जो एक लगाव है वो पुनर्जीवित होता हुआ हमको दिखाई पड़ता है. इसलिए ये कुंभ मेला हमारे लिए काफी चैलेंजिंग होगा. 2015 में मैं मुख्यमंत्री था, तब भी हमने कुंभ मेले का आयोजन किया था और मुझे इस बात की खुशी है कि कई सालों के बाद नासिक का 2015 का कुंभ मेला एक ऐसा कुंभ मेला हुआ जिसमें किसी की भी मौत नहीं हुई. बड़ी शांति के साथ 2015 में उस कुंभ मेले को हमने संपन्न किया था. नासिक में हमारे सामने चैलेंज ये है कि नासिक और त्र्यंबकेश्वर दो जगह ये मेला होता है. प्रयाग में जो मेला होता है उसके लिए मेले का डेजिग्नेटेड एरिया 7,500 हेक्टेयर है और कुल मिलाकर उनके पास 15,000 हेक्टेयर जमीन है. और हम लोग जो मेला करते हैं वो 300 एकड़ में करते हैं. 15,000 हेक्टेयर और 300 एकड़. लेकिन मैं हमारे सभी अखाड़ों का, हमारे साधु संतों का आभार व्यक्त करता हूं. ये मेला केवल उनके कारण सफल होता है. हमारी कमियों को वो अकोमोडेट करते हैं, हमको, प्रशासन को मदद करते हैं. इस बार हमने बहुत जोरों से तैयारी की है. आज मैंने अभी त्र्यंबकेश्वर के का जो एक डेवलपमेंट प्लान हमने तैयार किया है, उसका प्रेजेंटेशन अभी मेरे सामने हुआ. चूंकि त्र्यंबकेश्वर एक बहुत महत्वपूर्ण ऐसा हमारा तीर्थ क्षेत्र है, हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में उसका स्थान बहुत ऊपर है, इसलिए उस क्षेत्र को भी हम विकसित करेंगे, नासिक में भी व्यवस्थाएं करेंगे. और हम लोग ये चाहते हैं कि अध्यात्म का एक नया एक्सपीरियंस इस कुंभ मेले के माध्यम से हम आने वाले लोगों को दे. और साथ साथ हमने ये भी तय किया है कि ये टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का कुंभ मेला होगा. ये देश का एआई पावर्ड कुंभ मेला होगा. यहां पर जो क्राउड मैनेजमेंट से लेकर तो हर प्रकार की व्यवस्थाएं ये हम लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से करेंगे और एआर वीआर का उपयोग करते हुए हम लोग लोगों को एक इमर्सिव एक्सपीरियंस भी इस कुंभ मेले में देंगे. तो कुल मिलाकर ये आस्था का भी महाकुंभ होगा और ये टेक्नोलॉजी का भी महाकुंभ होगा.
इस प्रकार से इसकी रचना हमने की है। बट क्रिटिसिज्म ये है, प्लीज प्लीज, विजन सेटिंग, गोल सेटिंग में इनका कोई सानी नहीं है, इज अ विजनरी उसमें। बट आरोप ये है, या फिर डाउट्स, मैं आरोप भी नहीं कहूंगा, कंसर्न ये है कि ये गाड़ी थोड़ी लेट चल रही है सर। नहीं, गाड़ी मेकअप कर रही है, लेट जरूर शुरू हुई, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि लास्ट 5 इयर्स ये हमारे लिए टर्मोइल के थे, और उसके कारण हमने शुरुआत ये पिछले साल ही शुरू की थी। होना तो ये चाहिए था कि हम 2020 से इसकी शुरुआत करते तो शायद बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में हम होते, लेकिन हमने पिछले साल से इसकी शुरुआत की, अभी इसको गति दे रहे हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि यहां पर जो एक प्रशासनिक अधिकारियों का हमारी जो टीम है वो बहुत सक्षम टीम है, और उन्होंने ये टारगेट स्वीकारा है और इसकी एक रिवर्स प्लानिंग की है। तो 2027 से उल्टी प्लानिंग करते हुए सारी चीजों का हमने एक मैनेजमेंट तय किया है, तो मुझे विश्वास है कि हम लोग इसको कर पाएंगे। कई सारे अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, तो जी बिल्कुल बैठे हुए हैं। तो आपने उनको कह दिया कि भाई अभी छुट्टी वुट्टी छोड़ दो, 18-22 घंटे काम करना पड़ेगा अगर। हाँ बिल्कुल करना ही पड़ेगा, और करते भी है, सभी लोग करते हैं। मैं इस मामले में जो प्रयागराज का हमारा एक्सपीरियंस रहा है, वहां पर विशेष रूप से जब मैं गया और पुलिस के कई अधिकारियों के साथ या पुलिस कर्मियों के साथ भी मैंने बातचीत की, तो सबसे बड़ी बात उसमें क्या नजर आई मुझे, तो लोग 18-18 घंटे ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा था और कोई बदतमीजी भी नहीं कर रहा था। तो मैंने उनको पूछा कि आप इतने लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, कई बार आदमी झल्ला जाता है, थोड़ा नींद नहीं होती है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। उन्होंने कहा कुंभ ने ही हमको ऐसी ताकत दी कि ना हमको नींद आती है, ना हमको प्यास लगती है, ना हमको भूख लगती है, हमको तो लोगों की सेवा करनी है। आईजी साहब, लक्ष्य गया सर, कुंभ की बात हो रही थी, बहुत सारे युवा लोग भी आज हमारी ऑडियंस में। आपको क्या लगता है द रोल ऑफ यंग इंडियंस, दोनों तरफ से, एज यंग एंटरप्रेन्योर्स और रिस्पॉन्सिबल यंग इंडियन सिटीजन, कुंभ नासिक 2027 में क्या रहेगा, एंड कैसे हम लोग को आगे बढ़ के आपका समर्थन करना चाहिए? जी बहुत अच्छा आपने सवाल यहाँ पर पूछा है। देखिए, भारत की जो हमारी सभ्यता है, ये दुनिया की सबसे पुरानी कंटिन्यूअस सभ्यता है। अगर हम लोग देखें तो जिसको हम पुरानी सभ्यता कहते हैं, इजिप्ट की हो, रोम की हो, ये सारी सभ्यताएं समाप्त हो गई, अब उनका नया रूप है। हम जिसकी बात करते हैं, बेबीलोनिया की बात करते हो, बेबीलोनिया नहीं है, ऐसी कोई सभ्यता नहीं है। लेकिन भारत एक ऐसी सभ्यता है कि जो इट इज अ कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन, ओल्डेस्ट कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी आस्था, आस्था के हमारे अलग अलग रूप, और उन्हीं रूपों का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है ये हमारा जो कुंभ का मेला होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो वेल्दी नेशन हम बने, ये स्पिरिचुअलिटी को हमने कभी छोड़ा नहीं, इसलिए हम लोग एक वेल्दी नेशन बन पाए। तो मुझे लगता है कि हमारी नई पीढ़ी जो है, इसको भी ये समझना होगा कि हम लोगों को हमारा व्यापार करते हुए या अलग अलग फील्ड में आगे जाते हुए, बिजनेसेस में, हम लोग निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करें, बहुत आधुनिकता उसमें लाए, लेकिन जो इंडियन इथोस है, एक हमारी वैल्यू सिस्टम है, इस वैल्यू सिस्टम को भी समझना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा मानता हूं इसके लिए हमारे युवाओं ने कुंभ के साथ जुड़ना ये बहुत जरूरी है। और एक कुंभ एक कल्चर लाता है, एक लोगों को वेलकम करने का कल्चर, एक टूरिज्म का कल्चर, एक एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर। आज देखिए, एक कुंभ ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बदल दिया। वहां के जीएसडीपी के अगले साल जो फिगर आएंगे वो सबको अचंभित करने वाले होंगे, और कितने प्रकार के एंटरप्रेन्योरशिप वहां पर अपने हमको देखने को मिले। मतलब देश भर के लोगों ने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप को वहां पर हमारे सामने दिखाने का प्रयास किया। तो मैं ये चाहूंगा कि नासिक और महाराष्ट्र के भी हमारे जो युवा है, ये युवा इस कुंभ के साथ जुड़े, अपने अपने तरीके से जुड़े, जिस प्रकार से वो जुड़ना चाहते हैं उस प्रकार से जुड़े, और जिस कैपेसिटी में वो काम कर रहे हैं उस कैपेसिटी को
हम कुंभ के मद्देनजर कैसे अप्रिशिएट कर सकते हैं, इस प्रकार का भी विचार वो करेंगे तो उनका वो सीधा कंट्रीब्यूशन कुंभ के लिए होगा। सर, आपने हिस्ट्री की बात की, मैं भी थोड़ा हिस्ट्री की बात करता हूं, पर आप तो हजारों साल पहले गए, मैं सिर्फ 8 साल पहले जाऊंगा। आपने नासिक के बारे में कुछ कहा था, क्या कहा था इन्होंने? नासिक लामी। तो सर, अभी वो वादा याद है कि भूल गए? मुझे वादा अच्छे से याद है। ये बात और है कि मैंने जैसे ही नासिक को गोद लिया वैसे ही मेरी सरकार चली गई। बच्चा तो गोद में ही रहा लेकिन सरकार चली गई। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि जब मैं नासिक को देखता हूं तो मेरा अपना मानना है कि ये बहुत पोटेंशियल का शहर है। और अगर हम लोग यहाँ की आबो हवा देखें, अगर हम लोग यहाँ के रिसोर्सेज देखें और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोग देखें, बहुत एंटरप्राइजिंग लोग हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि नासिक हैज नॉट गॉट इट्स ड्यू। जो ड्यू नासिक को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। और कई बार मैं जब सोचता हूं इसका कारण क्या है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी एक बहुत बड़े एग्लोमरेशन के शहर के सानिध्य में होना ये भी निगेटिव होता है। जैसे मुंबई का फायदा पुणे को हुआ, मुंबई का फायदा संभाजीनगर को हुआ, लेकिन मुंबई का फायदा नासिक को जो शुरू में हो रहा था वो किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया, या उतना वो मुंबई का जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो नासिक नहीं आ पाया। इसके 2 कारण मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं। एक, जितनी सीमलेस कनेक्टिविटी नासिक की मुंबई के साथ चाहिए थी, ऐसा नहीं कि कनेक्टिविटी नहीं है, पर नासिक जैसे पुणे मुंबई, पुणे का विकास अगर हम देखें तो जैसे ही मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हुआ और 1.5 घंटे में हम पुणे पहुंचने लगे तो पूरा कॉरिडोर तैयार हो गया। ऐसे ही नासिक और मुंबई की जो कनेक्टिविटी है ये 2-2.5 घंटे की जब हो जाएगी तो मुझे लगता है कि नासिक को एक विकास का अवसर मिलेगा। और अभी हमने जो समृद्धि हाईवे तैयार किया है, ये समृद्धि हाईवे 2 चीजें करने वाला है। एक तो नासिक और मुंबई की कनेक्टिविटी को फास्ट करने वाला है, दूसरा समृद्धि हाईवे पे हमारा मल्टी मॉडल कॉरिडोर आकर वो सीधा जेएनपीटी पोर्ट को कनेक्ट होने वाला है। तो नासिक को आने वाले समय एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलेगा कि नासिक की जेएनपीटी पोर्ट की कनेक्टिविटी ये मात्र 3-3.5 घंटे की हो जाएगी। और साथ साथ अभी एक और निर्णय मैंने लिया है, देश का सबसे बड़ा पोर्ट हम वाढ़वण में बना रहे हैं। ये जेएनपीटी आज हमारा देश का सबसे बड़ा पोर्ट है। इट हैंडल्स 65% ऑफ अवर कंटेनर कार्गो। जेएनपीटी का जो पोर्ट है उससे 3 गुना बड़ा पोर्ट हम वाढ़वण में बना रहे हैं। और फॉर्चुनेटली वाढ़वण की और नासिक की दूरी कम है, 100 किलोमीटर के करीब। हाँ, तो इसलिए अभी मैंने तय किया है कि जब तक वो पोर्ट बनेगा, मैं नासिक के लिए जो हमारा समृद्धि हाईवे है उससे सीधा एक ग्रीनफील्ड रोड वाढ़वण की कनेक्टिविटी को तैयार कर रहा हूं 100 किलोमीटर का। तो वाढ़वण का जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट है वो सीधा नासिक को मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 2 कनेक्टिविटी अगर हम ठीक से करेंगे तो नासिक को उसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इट इज राइट टाइम फॉर नासिक टू डेवलप। यानी ऐसा नहीं, नासिक आज महाराष्ट्र का बहुत डेवलप शहर है, लेकिन इसके पोटेंशियल का अगर हम विचार करें तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। तो इसलिए मैंने जो उस समय तय किया था 2018 में, वो पूरा करने का प्रयास ये 5 वर्षों में करूंगा। एक और रिक्वेस्ट है ना, नासिकर, you get to support. There's just one more karan that I feel Nashik is lagging behind, that it does not have a guardian minister, a palak mantri. So will you please kindly put your hand up and volunteer to say I will be Nasik's palak mantri or guardian minister? Agree, disagree? अरे उधर से कोई सपोर्ट ही नहीं है। बहुत जल्दी नासिक को हम गार्डियन मिनिस्टर देंगे, लेकिन जब तक गार्डियन मिनिस्टर नहीं होता है
उसका चार्ज सीएम के पास होता है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी बिजनेस के लिए स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। नागपुर जैसे इंस्टेंसेस आर बैड फॉर बिजनेस, आप ये मानते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसा कोई भी इंसिडेंस खराब ही होता है, लेकिन ये बात भी आपने ध्यान में लेनी चाहिए कि नागपुर का इंसिडेंस 4 घंटे में काबू में आया और उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई, वहां पूरी शांति हमने कायम की और एक प्रकार से दंगइयों को उनकी जगह दिखाने का काम हमने किया। 104 लोगों को अरेस्ट किया है और 200 लोग कम से कम अरेस्ट होंगे और यह फैसला किया जितना नुकसान हुआ है वो सारे नुकसान का कैलकुलेशन करके जिन्होंने दंगा किया है उनके ऊपर वो नुकसान चढ़ाया जाएगा और वो पैसा अगर उन्होंने नहीं दिया तो उनकी प्रॉपर्टी बेचकर वो पैसा वसूल किया जाएगा। भारत की बात करते हैं। देयर इज अ लक्ष्य ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी एंड ओनली इफ महाराष्ट्र टचेस 1 ट्रिलियन and then some other states who have set that goal touch it, that we can achieve that 5 trillion. When is Maharashtra going to get there? And how is it going to get there? How can this group here, how can they help I you? think right now Maharashtra is closest to 5 trillion economy because I think last year we have surpassed the mark of half trillion, and if you look at other states, I think they are at 200 billion, 300 billion. So we are actually very Closest to near. 1 trillion. We are closest. And if you look at our growth rate, barring the COVID years, our CAGR has been 10%. And this year also we have grown with around 7.6%. So by business usual, if we don't change even our business, we will be 1 trillion economy by 2030, 2031. But we have decided that we want to make Maharashtra a $1 trillion economy by 2029. तो ये जरूर है कि कर्नाटक होगा, गुजरात होगा, ये सारे राज्य भी अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप इस साल का अभी 3 क्वार्टर का एफडीआई का रिजल्ट आया है, 4th क्वार्टर का आना है। 3 क्वार्टर का जो रिजल्ट है उसमें कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली, ये चारों का मिला के जितना इन्वेस्टमेंट है उससे ज्यादा अकेले महाराष्ट्र का है। तो एक महाराष्ट्र मॉडल ऑफ गवर्नेंस की तैयारी हो रही है, इसका कुछ लॉन्ग टर्म विजन है सर? बहुत लॉन्ग टर्म विजन है। कुछ नेता हैं जो गुजरात मॉडल ऑफ गवर्नेंस है, आज 10 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। तो इस महाराष्ट्र मॉडल ऑफ गवर्नेंस का प्रोग्रेशन कहां पर है? देखिए, महाराष्ट्र मॉडल क्या है, तो ये सबसे सीखो वाला मॉडल है। जो गुजरात अच्छा करेगा वो भी हम लेंगे, यूपी अच्छा करेगा वो भी हम लेंगे, दिल्ली अच्छा करेगा वो भी हम लेंगे, कर्नाटक अच्छा करेगा वो भी हम लेंगे, तमिलनाडु भी कुछ अच्छा करेगा तो वो भी हम लेंगे। तो ये महाराष्ट्र मॉडल है। अभी एक एक सेक्टर में हम लोग देखते हैं कि कौन लीड कर रहा है, वहां हमारी टीम हम लोग भेजते हैं और वहां का मॉडल को स्टडी करते हुए उस पर हम हमारा मॉडल खड़ा करते हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र मॉडल एक बहुत सस्टेनेबल मॉडल है। हम लोगों ने फ्लाई बाय नाइट इस प्रकार की कभी व्यवस्था खड़ी नहीं की, बहुत सस्टेनेबल व्यवस्था हमने खड़ी की है, इसलिए महाराष्ट्र मॉडल चलने ही वाला है। देखा, मैं इशारा कहां कर रहा था और ये डायरेक्शन कहां लेकर चले गए। आप लोग समझे कि नहीं समझे? समझे ना? सर, आज की युवा पीढ़ी को देखे तो सबसे कॉमन वर्ड है कि यार स्ट्रेस बहुत है जिंदगी में, बट मेंटल वेलबीइंग अब एक रियलिटी बन गई है। यंग इंडियंस का भी प्रोजेक्ट है जो हम मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं। आपके क्या सुझाव है या आपके क्या एक्सपीरियंस है? हाउ डू यू स्टे काम एंड हाउ डू यू एनकरेज द यूथ टू स्टे काम इररिस्पेक्टिव कि हम सामने नागपुर हो, सामने कुछ भी इंसिडेंट हो, कुछ भी हो, उसमें हम कैसे स्ट्रांग रहे? देखिए, मैं जब राजनीति की मैंने शुरुआत की थी तो कुछ लोगों को मैं मिलता था, उसमें से मुझे कुछ एक्सपीरियंसेस आते थे और उससे मेरा कैरेक्टर बिल्ड होता था, उससे मेरी आदतें बदलती थी। और उसमें एक चीज मैंने बहुत महत्वपूर्ण सीखी, वो है पेशेंस इज अ वर्च्यू। पेशेंस होना ये बहुत जरूरी है। और अगर आप मुझे पूछे तो मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन एक ही समय मुझे गुस्सा आता है और मेरा पेशेंस छूटता है जब मुझे भूख लगती है।
अगर मैं गुस्से में आपको नजर आया तो मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, आई एम काम एंड कंपोज, फिर मेरा गुस्सा समाप्त हो जाता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे लिए कुछ चीजें हम लोगों को ध्यान में लेनी पड़ेगी। मैंने जिस स्पिरिचुअलिटी की बात की, वो स्पिरिचुअलिटी एक ऐसी चीज है, वो हमारी एक सपोर्ट सिस्टम है। अभी जब ट्रंप का ये जो चुनाव हुआ, उस चुनाव का जब हम लोग एनालिसिस देख रहे थे, तो हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी भारत की संस्था है एक्सिस माई इंडिया, इन्होंने यूएस इलेक्शन का एक सर्वे किया था। और उनका सर्वे, दो ही लोग कहते थे ट्रंप आएगा, बाकी सब कहते थे कि ये नहीं आएंगे। तो उस समय उन्होंने कहा था, तो उन्होंने जो सर्वे किया, उस सर्वे में मेजर प्रॉब्लम्स क्या है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ पीपल, उसमें 36% लोगों ने कहा मेंटल हेल्थ इज और प्रॉब्लम। सबसे टॉप पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं था, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम था। इसका कारण क्या है? इसका कारण है देयर इज नो स्पिरिचुअलिटी, देयर इज नो सपोर्ट सिस्टम, देयर इज नो फैमिली। देखिए, हमारे इंडियन इथोस में हम लोगों ने बहुत सारी सपोर्ट सिस्टम्स तैयार की है। हम लोग टेक्नोलॉजी में, हम लोग नवाचार में, सारे वेस्टर्न जो चीजें हैं उसका हम लोग उसके पीछे जाए, बहुत अच्छा है, कोई खराब नहीं है। लेकिन जो इथोस हमारे है, वो इथोस हमारे लिए इतनी बड़ी सपोर्ट सिस्टम तैयार करते हैं कि जिसके कारण ये जो रोज हम प्रेशर की बात करते हैं, वो प्रेशर हमारा समाप्त होता है। और मैंने अक्सर ये देखा है कि आज अगर हम देखें तो 20th सेंचुरी की शुरुआत में, अगर 20th सेंचुरी का फर्स्ट हम देखें तो कैपिटल ये सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता था। जिसके पास कैपिटल है वो एक प्रकार से ग्रो करता था। 20th सेंचुरी के खत्म होते होते ह्यूमन कैपिटल बहुत महत्वपूर्ण हुआ। जिसके पास ह्यूमन कैपिटल है वो ग्रो करने लगा। लेकिन 21st सेंचुरी में इन दोनों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई चीज होगी तो क्रेडिबिलिटी है। जिसके पास क्रेडिबिलिटी है उसके पीछे पैसा, नेम, फेम, जो आप चाहिए वो उसके पीछे आता है। इसलिए हम लोग जिस भी फील्ड में काम करते हैं वहां पर अपनी क्रेडिबिलिटी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश ये बहुत महत्वपूर्ण है। और दुनिया में हर आदमी जब एक मकाम पर आता है तो उसको ये समझ में आता है कि देयर इज नो शॉर्टकट, शॉर्टकट है ही नहीं। हर एक को उस अग्नि में से जाना ही पड़ता है, अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। उस अग्नि परीक्षा के समय आप कितने कंसिस्टेंट हो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिए, लोग क्या कहते हैं ये महत्व का नहीं होता, क्योंकि लोगों ने क्या कहा है ये कोई याद नहीं रखता, आपने क्या किया है ये लोग याद रखते हैं। इसलिए ये जो जर्नी है, इस जर्नी में लोग क्या कहते हैं इससे आप अगर विचलित हो गए तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आप ये हमेशा याद रखना, बोलने वाले लोगों को दूसरे दिन कोई याद नहीं रखता। और आजकल तो लोग सोशल मीडिया पर बोलते हैं, सोशल मीडिया का लाइफ 24 घंटे है, उससे ज्यादा नहीं है। इसलिए वो क्या कहते हैं इसकी जगह मुझे क्या करना है, ये डिटर्मिनेशन के साथ अगर हम लोग आगे बढ़े तो मुझे लगता है कि हम लोग निश्चित रूप से अपना गोल अचीव कर सकते हैं। किसी ने कहा था ना, मेरे गिरते पानी को देखकर किनारे पे घर मत बना लेना, समुंदर हूं लौट कर फिर आऊंगा। किसने कहा था? पर इसी जब आपने ये बात कही थी ना, जब आपने ये बात कही थी तब इट वॉज लाइक एवरीथिंग इज कोलैप्सिंग अराउंड यू, है ना। राजनीतिक करियर में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा सेटबैक होता है। बहुत कम लोग हैं, आपकी कैपेबिलिटी है और कहीं ना कहीं आप कहेंगे फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, कि आप यू बाउंस बैक ब्यूटीफुल। बट उस वक्त जब ये फेलियर हुआ, जब चीजें उल्टी गई, तब आपने अपने आप को कैसे संभाला? बिकॉज बिजनेस है, पॉलिटिक्स है, लाइफ है, नौकरी है, सब जगह फेलियर से डील करना बहुत मुश्किल होता है सर। तो ये जरा आप बताइए कि कैसे आपने आपको अपने जो मेरा मंत्र ये है कि पेशेंस इज वर्च्यू। जिस समय चीजें बिल्कुल उल्टी होती है उस समय आप जितना रिएक्ट करोगे उतनी चीजें और उल्टी होगी। वो समय निकालना पड़ता है और अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा, अगर आप पिछले 5 साल देखेंगे
तो जिस प्रकार के अटैक मुझ पर हुए, मेरे परिवार पर हुए, जिस प्रकार से जितने तरीके से मुझे अपमानित किया जा सकता था उतने तरीके से अपमानित किया गया, लेकिन मैं डिगा नहीं, मैं हिला ही नहीं, क्योंकि मुझे यह मालूम था कि आई एम बेटर देन देम। मुझे पता था मैं उनसे अच्छा हूं, और इस विश्वास के साथ मैं काम करता हूं। तो ये विश्वास कभी हिला नहीं, क्या मैं सही में इतना अच्छा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब नॉर्मल चीजें हैं ना जब होती हैं। ये चीजें मन में आती भी है, ये स्वाभाविक भी है। अगर नहीं आई तो योगी हो जाता है आदमी। तो आदमी योगी मतलब योगी जी नहीं, योगिक। योगी जी भी योगी है, लेकिन योगिक हो जाता है आदमी। तो ये सारी चीजें अपने मन में आती है, लेकिन उसको भी बाजू में रखकर एक विश्वास रखना पड़ता है। और मेरे लिए तो मैं स्पिरिचुअल आदमी, तो मुझे ये हमेशा मन में विश्वास था कि मैंने सही डायरेक्शन में और सही चीजों के लिए काम किया है। तो इसलिए मेरे साथ शक्ति है, मेरे साथ ताकत है, ये विश्वास मेरे मन में था। इसलिए कितने भी बुरे दिन भी आए और बहुत निगेटिविटी भी आई, उस सारी निगेटिविटी को मैं बिल्कुल समाप्त करते हुए उसमें से बाहर निकल पाया। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि ये सब छोड़ देते हैं, बहुत हो गया? ये तो रोज ही लगता है। मैं आपको एक बात बताता हूं, देखो इनमें से सबको और आपको भी लगता होगा, क्या यार ये रोज की झंझट है। आदमी कई बार शाम को ये सोचता है, क्या ये रोज वही वही कर रहे हैं, क्या ये रोज की झंझट है, सोने को नहीं, खाने को नहीं, कुछ नहीं, छोड़ देते हैं। दूसरे दिन सुबह नया सूरज उगता है और उतनी ताकत के साथ हम लोग बाहर निकलते हैं। आज अंधेरा है, कल सवेरा है। तो बिल्कुल। और आलो 2014 से तो अच्छे दिन चल ही रहे हैं। वो भी मैं आपसे पूछूंगा, जब ये कमबैक हुआ तब क्या जितनों ने आपको राइट ऑफ किया था अचानक सब आ गए? तब आप कैसे देखते हैं उनको, जिन्होंने आपके सामने आपको बुरा भला कहा, आज आपकी तारीफ करते हैं, तो आप उनको देखकर कैसे समान अवस्था कैसे रख पाते हैं? एक बात बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि हमको कोई भी जब कोई बात कहता है तो उसमें से कितना सुनना है और कितना नहीं सुनना, ये तय कर लेना चाहिए पड़ता है। सर कारण देखिए, अब जिस समय मैं मुख्यमंत्री था तो उस समय लोग कहते थे इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, ये तो बहुत दूर तक जाएंगे, ये वहां तक जाएंगे, ये यहां तक जाएंगे। फिर जैसे चुनकर आए वापिस, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बनी, उद्धव जी उधर चले गए। लोगों ने कहा अब देवेंद्र फडणवीस तो समाप्ति हो गया, अब इनकी गलती थी, इन्होंने तो उनको दे ही देना चाहिए था। 10 बातें लोगों ने कही। वापिस चुनकर आया, फिर वापिस लोग कहने लगे ये तो बहुत लॉन्ग टर्म का घोड़ा है, ये तो बहुत अच्छा। इसलिए जब बुरा कहते हैं तो बुरा नहीं मानना चाहिए, और अच्छा कहते हैं तो अपनी औकात अपने को मालूम चाहिए। मुझे मेरी औकात मालूम है। ये पूछना पड़ेगा, ये ट्रेनिंग घर से मिली है? ये ट्रेनिंग घर से मिली है? घर से मिली है? नहीं, घर से जो आपने कहा ना कि कितना सुनना है और कितना नहीं सुन रहा है। घर से जो ट्रेनिंग मिली है वो एक ऐसा मंत्र होता है जो सबके सामने नहीं बोला जाता। लेडीज एंड जेंटलमैन, विल कॉल इट अ रैप ऑन दैट। उन्होंने आधा घंटा कमिट किया था हमसे। प्लीज स्वागत, सत्कार, आभार माननीय श्री देवेंद्र फडणवीस।